पादप ऊतक। तो ऊतक जो होता है कई टाइप का ऊतक होता है। पहला है विभाज्य ऊतकी ऊतक, जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और दूसरा है शीर्षस्थ विभोजक। ये क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं। ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्ष पे पाए जाते हैं तथा इन्हें पौधों की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है। पार्श्व विभाज्य ऊतक क्या होता है? इसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। इसमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू। तो इसको पहला तो हो गया विभाज्योतिकी ऊतक, और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक, जिसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अस्थायी ऊतक में दो तरह का ऊतक होता है। पहला होता है सरल ऊतक, दूसरा होता है जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक में भी 3 प्रकार है। पहला है मृदु ऊतक, दूसरा है स्थूल कोण ऊतक और तीसरा है त्रिर ऊतक। जटिल ऊतक में सिर्फ दो है, जाइलम और फ्लोएम। मृदु ऊतक को कहते हैं पेरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक को कहते हैं कोलेनकाइमा और दृढ़ ऊतक को कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। और विभाज्योतिकी ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 2 भाग होते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेम्स यानी कि शीर्षस्थ विभोजक, और दूसरा है पार्श्व यानी कि लेटरल मेरिस्टेम्स। अंतर्वेशी विभोजक क्या होता है? इंटरकली मेरिस्टेम्स यानी कि जो लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता वैसे पौधों के लिए जिनके शीर्षस्थ यानी कि आगे वाला भाग जानवर खा जाता है, तो इसमें वृद्धि रुक जाती है, लेकिन ये बीच में होता है तो अंतर्वेशी विभोजक की सहायता से वो बढ़ता रहता है, जैसे कि घास हो गया। अस्थायी ऊतक क्या है? जो विभाजन की क्षमता खो चुका है वो अस्थायी ऊतक बन जाता है। अस्थायी ऊतक की विशेषता है क्या? तो इसकी विशेषता है कि ये विभोजकी ऊतकों के विभाजन के पश्चात ही बनती हैं। इनकी कोशिकाएं बड़ी होती है, कोशिका द्रव भी इनमें पाया जाता है। इसमें मेनली अंतर कोशिकाएं अंतराल मौजूद होती है। सिर्फ कोलेनकाइमा में अंतरकोशीय स्थान अनुपस्थित होता है। सरल ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। एक ही प्रकार की जो कोशिका होती है सरल ऊतक कहते हैं, और इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और दूसरा है स्क्लेरेन्काइमा। तो जो पेरेन्काइमा होता है उसको क्या कहते हैं, आगे भी पढ़ चुके हैं। पेरेन्काइमा मतलब क्या होता है? मृदु ऊतक। कोलेनकाइमा मतलब होता है स्थूलकण ऊतक, और दृढ़ ऊतक मतलब क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा मतलब गोलाकार होता है। आइसोडायमेट्रिक कोशिकाओं के साथ जीवित ऊतक बनाते हैं ये। कोलेनकाइमा अंडाकार आकार का होता है और बहुभुज आकार होता है। अंतरकोशीय स्थान नहीं होता है। और सेल्यूलोज जो हो गया, दूसरा हो गया हेमिकेलुलोज, और पैक्टिन के मोटाई के साथ दीवार होती है। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? तो ये मृत ऊतक से बनी होती है, मृत ऊतक होती है मेनली। ये अत्यधिक मोटी जो लिग्निफाइड दीवार होती है उससे बनी होती है, के साथ लंबी पतली कोशिकाओं के साथ मली होती है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तंतु पौधों में मुख्य यांत्रिक ऊतक होता है। जटिल ऊतक तो वही हो गया जाइलम ऊतक और फ्लोएम। तो जाइलम में क्या होते हैं? इसको प्रायः कास्ट कहते हैं, अंग्रेजी में वुड भी कहते हैं। जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही पौधे की आयु मिलनी निर्धारण किया जाता है। उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण में। तो इसमें क्या होता है? 6CO2 12H2 जो प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, 6H2O जल और 6O2 यानी कि ऑक्सीजन। पत्ती की जो कोशिकाओं में जल शिरा से परासन, जिसको ऑस्मोसिस द्वारा होता है, एवं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। तो क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके भी 4 घटक हैं मेनली, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, और चौथा है चैंथोफिल। इसमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग रहेगी तो सबसे तेज होगी, और बैंगनी रंग रहा तो सबसे कम रहेगा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक अभिक्रिया है।
और जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा है कि रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक क्रिया, इसको यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसको हील क्रिया भी कहते हैं। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्या होता है कि यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है, जबकि इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और ये शर्करा एवं स्टार्च बनता है। पौधे में निम्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला है ऑक्सिन और दूसरा पढ़ने वाले हैं जिबरेलिन्स के बारे में। तो ऑक्सिन को खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है और ये पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ये पौधे के विगलन को रोकता है, गलने से रोकता है, खरपतवार को नष्ट कर देता है और इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें फल फूल कुछ नहीं होता है और ये फसलों को गिरने से बचाता है। दूसरा है जिब्रेलिन्स। इसका जो खोज हुआ था 1926 ईस्वी में हुआ था, कुरोसावा के द्वारा हुआ था। ये बौने पौधे को लंबा कर देता है, फूल बनाने में भी हेल्प करता है। ये बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उसे अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। ये काष्ठीय पौधों में एघा की सक्रिय बढ़ाता है, कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता है। इसके छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। फिर इसके बाद आता है साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड या फिर ABA भी कहते हैं इसको। फिर एथिलीन है। फिर इसके बाद है फ्लोरीजेंस, ट्राउमेटिन। तो एक एक करके पढ़ते हैं। साइटोकिनिन, इसकी खोज की थी 1955 ईस्वी में मिलर ने की थी। ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन करता है और जीर्णता को रोकता है। इससे पौधों में RNA और प्रोटीन बनता है। बौने पौधे को लंबा करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एसिबिक एसिड की बात की जाए तो 1961 से 65 ईस्वी में कांस और एडिकोट ने इसका खोजा था और ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। ये पत्तियों में सुषुप्तावस्था लाता है और पुष्पन में भी बाधक होता है। एथिलीन जो होता है गैसीय रूप में होता है और इसे बर्ग ने खोजा था, 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया था। ये फलों को पकाने में और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है और ये पत्तियों, फूलों और फलों के विगलन को प्रेरित करता है। फ्लोरीजेंस क्या होता है तो कि फूल खिलाने वाले हार्मोन को फ्लोरीजेंस कहते हैं। ट्राउमेटिन क्या होता है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। ये पौधे के जख्म को भर देता है। पादप रोग कौन कौन सा है? सबसे पहले विषाणु जनित रोग होता है जिसको वायरल डिसीज कहते हैं। तो जैसे तंबाकू का मोजेक रोग, पोटैटो मोजेक, बंकी टॉप ऑफ बनाना, ठीक है। रंग परिवर्तन, तो तंबाकू मोजेक रोग क्या होता है, इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती है, क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। ये जो होता है मोजेक वायरस नामक TMB के कारण हो जाता है। इसका नियंत्रण यही है कि सबको इकट्ठा करके जला दो। पोटैटो मोजेक क्या होता है तो पोटैटो वायरस सेक्स से होता है। इसके कारण पत्तों में चितकाबरापन हो जाता है और बौनापन का भी लक्षण दिखता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना क्या होता है, बंची टॉप ऑफ बनाना मतलब क्या हो गया, वायरस 1 की वजह से होता है। पत्तियों की जो शिखा होती है आगे में से गुलाबवत एकत्रित हो जाती है। रंग परिवर्तन, कलर चेंज, इसको कहते हैं हरिमाहीनता। एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पत्ती का रंग पूरा पीला, सफ़ेद या मोजेक पैटर्न का हो जाता है। इसको बेन क्लियरिंग में सिराएं पीला वो अन्य भाग हरे तथा बेन बेंडिंग में सिराएं हरी वो अन्य भाग हरिमाहीनता होती है। कवक जनित कौन कौन से रोग हैं, जैसे कि वाट रोग है, उत्तर भावी अंगमारी रोग है। तो ये दोनों ही रोग आलू में होता है। इसके लिए अलग अलग कवक जिम्मेदार है। जैसे वाट रोग के लिए कौन था, सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम। और उत्तरी भावी अंगमारी रोग के लिए जो जिम्मेदार कवक है उसको कहते हैं फाइटोपोथोरा इन्फेस्टेंस। तो इस रोग के कारण आलू के कंद में क्या होता है, काले धागे जैसी रचना बन जाती है जो पूरे आलू को सड़ा गला देती है। इसके लिए HgCl2 और कॉपर सल्फेट की भूमि पर छिड़काव करने की आवश्यकता होती है। फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस अगर हो जाए कवक तो इसके कारण पत्तियां पूरी तरह झुलस जाती है, पौधा सूख जाता है और कवकनाशियों का इसके कारण छिड़काव करना पड़ता है। टिक्का रोग जो है वो मूंगफली में होता है।
और ग्रीन ईयर रोग या फिर डाउनी डाउनी मिल्ड्यू का जो रोग होता है वो बाजरे में होता है। तो ये जो मूंगफली में टिक्का रोग होता है वो होता है सर्कोस्पोरा के कारण। और जो ग्रीन ईयर रोग होता है वो ग्रेमी कोला के कारण होता है। इसको स्केलेरो स्पोरा कहते हैं। पत्ती के दोनों सतहों पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं और इस रोग के नियंत्रण के लिए डाइथेन M45 का छिड़काव किया जाता है या वार्डेक्स मिक्सचर का भी छिड़काव किया जाता है। बाजरों की बालियों में हरे रंग के रेशे निकल जाते हैं जो बाद में काला चूरन बन जाता है। और इस रोग के नियंत्रण के लिए बीजों को थीराम या एग्रेसान में शोधित कराना चाहिए। लाल सरक जो होता है गन्ना में हो जाता है, ये कोलेटेट्रियम या फाल्केटम के कारण होता है। किट्टू रोग गेहूं में होता है, पिक्सीनिया के कारण होता है। ढीला कंड रोग जो होता है गेहूं में होता है, ये भी ऑस्ट्रीलागो नोडा ट्रेटाकी रोग के कवक के कारण होता है। इरगोट बाजरा में होता है, स्मट भी बाजरा में होता है, झुलसा ये अरहर में होता है, इरगोट राई में होता है। तो इरगोट दो जगह है, इरगोट रोग बाजरा में भी हो सकता है, राई में भी हो सकता है। इसके लिए जो बाजरा में होता है वो क्लेवी स्पेस और माइक्रोसेफेला जिम्मेवार है, जबकि इरगोट राई में जो होता है उसमें क्लेवी सेप्स और परपुरिया जिम्मेदार हैं। बाजरा में जो स्मट रोग होता है वो टोलियो के कारण जिम्मेदार है और झुलसा रोग फ्यूजेरियम के कारण जिम्मेदार है। जीवाणु जनित रोग देख लेते हैं। तो कई सारे रोग हैं जैसे कि आलू का शिथिल रोग, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग, धान का अंगमारी रोग और साइट्रस कैंसर। तो आलू का जो शिथिल रोग है वो रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। जाइलम पे भूरा रिंग बन जाता है जिसको स्यूडोमोनस सोलेनोसियरम कहते हैं। फिर इसके बाद आता है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। ये जेंथोमोनस नामक विषाणु के कारण होता है जिसके कारण जो पत्तियां हैं भूरे रंग की हो जाती है। धान का अंगमारी रोग जो है चेंथोमोनास के कारण होता है जिसके कारण पीला हरा स्पॉट दिखाई पड़ता है पत्तियों में। जबकि साइट्रस कैंसर क्या होता है तो इसको कहते हैं थोमोनस एनोक्सोनोपोडिस नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू संतरा और अंगूर में ये रोग देखा जाता है जिसमें भी सिट्रस एसिड होता है। गेहूं का टुंडू रोग के बारे में बात की जाए तो इसके कारक है कोरिनोबैक्टीरियम ट्रेटिकी, ठीक है। और इसका जीवाणु एनचुइना ट्रेटाकी नामक नेमेटोड है। तो कालनाट बंट भी गेहूं की एक बीमारी है। तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग कौन से हो सकते हैं, जैसे कि जस्ता की कमी से आम और बैगन में रोग उत्पन्न होते हैं। जस्ता की कमी से धान में खैरा रोग उत्पन्न होता है। जस्ता की कमी से मक्का में वाइट बड नाम का रोग उत्पन्न होता है। तांबा की कमी से नींबू में डाई बैक नामक रोग होता है। तांबा की कमी से नींबू में लिटिल लीफ जैसा भी कमी होता है। फूल गोभी में जो ब्राउनिंग हो जाता है वो बोरोन की कमी की वजह से हो जाता है। मटर में भी मार्च रोग लग जाता है क्योंकि मैग्नीशियम की कमी रही होगी। लीची में पत्ती जल जाता है पोटेशियम की कमी की वजह से। और आलू का ब्लैक हट रोग तो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी रही होगी इसलिए। और आंवले में निक्रोसिस जो होता है, निक्रोसिस रोग, वो भी बेरोन की वजह से। मैग्नीशियम का कमी हो रहा है तो सलजम में वाटर कोर का रोग या लक्षण दिखाई देगा। कैल्शियम की कमी हो रही है तो गाजर में कोटर स्पॉट आ जाएगा। और बोरोन की कमी हो जा रही है तो चुकंदर में हर्ट रोट नामक रोग दिख जाएगा। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लौंग क्या है, फूल की कली से प्राप्त होता है। केसर मसाला जो होता है बनाने में पौधे का वर्ती काग्र यूज होता है जिसको अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं। हीरोइन अफीम जो है ये पूछता से प्राप्त किया करा जाता है। एजोला नामक जो जलीय फर्न है, तो फर्न क्या होता है जिसमें बीज ना हो, ना फल हो, ना फूल हो, उसको फर्न कहते हैं। जैसे बबूल के पत्ते, नीम के पत्ते टाइप का ही होता है और छुई मुई इस टाइप के पत्ते। ये जलीय फर्न को धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जीवित जीवाश्म कैसे कहते हैं, वैसे जीव जो अभी तक पुराने समय से जीवित है और जैव विकास का पता चलता है उसको कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, जिनकगो एक वृक्ष है, साइनोबैक्टीरिया हो गया, फर्न हो गया, रेड पांडा, कोआला, एडवाक, लेरोमोट बिल्ली, सीलाकैंथ आदि है ऐसे। पपीता जो है वो एक लिंगी पुष्प वाला पादप है।
कुनैन जो है वो सिनकोना से प्राप्त होता है और सिनकोना के भी छाल से प्राप्त होता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग का कारण क्या है? तो उसका कारण है कैरोटीनोइड। 2,4-D क्या है? ये एक शाकनाशी या खरपतवारनाशी है जो कि 1940 में ही बना था। विश्व की सर्वाधिक समयात्मक जलीय खरपतवार क्या है? आइकोर्निया क्रेसिपस, यानी कि जलकुंभी है। इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। इसका फूल सुंदर था लेकिन ये पानी के लिए घातक था। वाणिज्यिक मुल्क वाला जो कोर्क है वो किससे प्राप्त होता है? वो क्वेरकस सुबेर से प्राप्त होता है। क्वेरकस या सुबेर से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जो जल पादप है वो जल हायासिंथ है। ओक या बांज का जो पेड़ होता है उसमें दृढ़ फल को क्या कहते हैं? वलूत का फल कहते हैं। इसके पत्तियों में से पेनिक अम्ल होता है जिसके कारण एक गंध आती है और कीड़े मकोड़े इस गंध से इसके कारण दूर रहते हैं। इसकी लकड़ी बहुत टिकाऊ और अच्छी किस्म की होती है। पहले ज़माने में नाव बनता था। ध्रुव जलीय विज्ञान। ध्रुव जलवायु विज्ञान अतीत की जलवायु विविधता को निर्धारित करने के लिए ट्री रिंग ग्रोथ का ही एक पैटर्न है। अब पढ़ते हैं तथ्य, उदाहरण व विवरण। तो सबसे बड़ा जो आवृतबीजी वृक्ष है वो यूकेलिप्टस का है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो वो सिकोया है और ये एक नग्न बीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर तक होती है। इसे कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटे आकार में जो आवृतबीजी मौजूद है वो लेमना है। ये चलिए आवृतबीजी होगा हमेशा। सबसे बड़ी पत्ते वाला पौधा कौन है? विक्टोरिया रिजिया। सबसे बड़ा बीज कौन है? कोकोडीमर, ठीक है, 12 इंच लंबा है और लोडोसिया और मालडीविका प्रजाति से है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा है? तो एजोला है। ये एक जलीय पादप है। सबसे छोटा बीज कौन है? तो आर्किड होता है सबसे छोटा बीज। सबसे छोटा पुष्प कौन है? तो वुल्फिया को सबसे छोटा पुष्प कहा जाता है जिसका व्यास 0.1 मिलीमीटर का होता है, पानी में ही होता है। सबसे बड़ा पुष्प कौन है? सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो ये है रेफ्लेशिया और नॉल्टाई। सबसे छोटा आवृतबीजी कौन है? तो ये है आर्सीथोबियम। ये परजीवी है मेनली। और सबसे बड़ा नर युग्म कौन सा होता है? किसका होता है? तो साइकस का होता है। ये एक नग्नबीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? तो साइकस का होता है। जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? तो साइकस को कहते हैं। सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें होते हैं? शैवाल में। सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें होते हैं? तो वो होता है ट्राइलियम में। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? तो वो है ओफियोग्लोसम, जो कि एक फर्न है जिसमें 1266 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? तो हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। और सबसे छोटा नग्नबीजी पादप कौन है? छेमिया पिग्मिया। और सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा कौन सा है? तो वह है हार्डविचिया वाइनेगा। और सबसे हल्की काष्ठ वाला कौन सा पौधा है? तो ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेपिटिकम। दूसरा है टिग्निस केंत जैसा फल कौन सा होता है? तो कोकेंथ है। जंगल की आग किसके कारण लगती है? तो ठाक जैसे पेड़ों या घास के कारण लगता है। कॉफ़ी देने वाला पौधा कोफिया अराबिका, इसमें कैफीन होता है। कोको देने वाला पौधा कौन सा है? तो थियोब्रोमा यकोवो है। इससे थियोब्रोमिन भी निकलता है और कैफीन भी निकलता है। अफीम देने वाला पौधा पोपी होता है जिसको पेपावर सोमिनी फेरम कहते हैं। इससे से मोपी निकलता है। और सबसे ज़्यादा पुराना जो वृक्ष है अभी तक का उसको ओक का पेड़ है जो मेंडीविले लुसियाना में मौजूद है और ये 1500 वर्ष पुराना कहा जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे प्राणी जगत।